हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, मैं आपकी फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी की फुल रिवीजन वीडियो ले आई हूँ। ये आपके एग्जाम से पहले की लास्ट रिवीजन वीडियो है, जिसमें मैं फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी के ऑल चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है, लंबी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करूँगी। सो इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है आपको। अगर आपने ये वीडियो देख ली देन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो सब दूर हो जाएगी एक बार आपने ये वीडियो देख ली तो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसके अंदर 4 यूनिट है टोटल। लेसन 1 है, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4। इनका सबसे पहले हम लेसन 1 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसके टॉपिक वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ताकि ये जल्दी जल्दी आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और पूरा डिटेल में पढ़ना है अगर आपको इन चैप्टर्स को, तो उनकी वीडियो भी मैंने बना दी है, उनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके उन डिटेल वीडियो को देखकर समझ लेना अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो। ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, इसके अंदर मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगी आपको, उस तरीके से समझाऊंगी कि आपका ऊपर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये लास्ट रिवीजन है। सबसे पहले हम यूनिट 1 देख लेते हैं। हमारी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, फिर है आपका साइकोलॉजी एज अ साइंस। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद मेजर स्कूल्स, मतलब कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइकोलॉजी के अंदर, और जो पर्सपेक्टिव है वो एक्सप्लेन करूँगी। और ये एक्सप्लेन करूँगी कि साइकोलॉजी इंडिया में किस तरीके से एवोल्यूट हुई थी, ठीक है, किस तरीके से इंडिया में आई थी साइकोलॉजी, और इसके अंदर क्या सब फील्ड्स हैं, क्या करियर ऑप्शन है, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइकोलॉजी के अंदर, और साइकोलॉजी किस फील्ड में है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। तो देखो, सबसे पहले हम साइकोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ये कहाँ से आया है और क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। जो साइकोलॉजी वर्ड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट या फिर आप सोल समझ सकते हो, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि सोल की स्टडी करना। साइकोलॉजिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने सोल को एज अ साइंटिफिक वे में ले जाने के लिए सोल को एज अ माइंड मान लिया, ठीक है, कि सोल की जगह पे वो माइंड को यूज़ करेंगे, कि माइंड की स्टडी करना साइकोलॉजी वो है। ग्रीक से ही आया है हमारा साइकोलॉजी टर्म। और इसके अंदर बेसिकली आपको जो डेफिनेशन दी है साइकोलॉजिस्ट ने इसकी, वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज करंटली डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। मतलब कि साइकोलॉजी को करंटली डिफाइन करा गया है कि मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर्स की साइंटिफिक स्टडी को साइकोलॉजी कहा गया है। इसके अंदर आपको साइकोलॉजी के अंदर मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर और एक्सपीरियंस को डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। इसके अंदर मेंटल प्रोसेस को हम ऊपर समझ लेते हैं। तो मेंटल प्रोसेस के अंदर है कि इसके अंदर वेरियस टाइप में होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडेड होती है थिंकिंग, रिमेम्बरिंग और परसीविंग, लर्निंग, मतलब कि हम क्या चीज़ें सोचते हैं, किस तरीके से उसे याद करते हैं और कैसे सीखते हैं। मेंटल प्रोसेस क्या होता है, मतलब ब्रेन के अंदर जो मेंटल प्रोसेस होता है हमारे अंदर स्टोर होता है, जो सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें मेंटल प्रोसेस के अंदर आती हैं। इसके अंदर इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस दोनों आते हैं, कि जिस तरीके से हम अंदर से सोचते हैं, मतलब इंटरनली हम सोचते हैं और सीखते हैं चीज़ों को, और एक्सटर्नली जो हम बिहेव करते हैं, हम दूसरों के लिए जो बिहेवियर रखते हैं, किस तरीके से हम अपना गुस्सा दूसरों को दिखाते हैं, किस तरीके से हम खुशी दिखाते हैं, मतलब हमारी क्या थिंकिंग है, हम एक्सटर्नली जिस तरीके से दिखाते हैं उसे, वो चीज़ के अंदर इंक्लूडेड होती है मेंटल प्रोसेस के अंदर। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ें इसके अंदर होती है। और दूसरी चीज़ है इसके अंदर हमारी
एक्सपीरियंसेस, मतलब कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस करता है, जो उसके आज तक मतलब पास्ट लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं, जो चीज़ें भी उसने सीखी हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, ठीक है, वो जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं साइकोलॉजी को समझने में। मतलब कि जब किसी के एक्सपीरियंसेस को हम समझेंगे, उसकी मतलब थिंकिंग की क्या वे है, मतलब किस तरीके से वो सोचता है, किस तरीके से उसे चीज़ें याद रहती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी के अंदर। एक्सपीरियंसेस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी ह्यूमन के बिहेवियर को समझने में और उसे ऑब्जर्व करने में, ठीक है। और एक और है हमारा बिहेवियर में ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से कोई इंडिविजुअल के रिएक्शंस और जो दूसरों के लिए जो उसके एक्शंस है, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए जो जिस तरीके से वो बिहेव करता है, मतलब कि सारा टाइम गुस्सा करता है या फिर शांत रहता है या फिर वो खुश रहने वाला व्यक्ति, मतलब खुश मिजाज टाइप का व्यक्ति है, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं बिहेवियर के अंदर। और बिहेवियर के अंदर इसके अंदर आपको ये भी बताया गया है कि इसके अंदर सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक बिहेवियर इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब कि जैसे कि सिंपल में आप समझ लो कि बचपन से जब छोटा बच्चा होता है तो वो नई नई चीज़ों को सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें वो समझता है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स में जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, उसके डिसीजन मेकिंग की उसकी पावर होती है उसके पास उस टाइम पे, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, खुद अपने फैसले लेता है वो, और क्या सही है क्या गलत है वो सारी चीज़ें वो देखता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसका डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें इसके अंदर सारे चैप्टर्स को समझना है, इसलिए मैं इसे ऊपर सबको बता रही हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है ये सारी चीज़ें, सो मैंने डिटेल वीडियो बना दी है इसके ऊपर, आप वो जाकर देख लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया है आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको बिहेवियर के अंदर नॉन वर्बल और वर्बल दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ही साइकोलॉजी एज अ साइंस। मतलब कि साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी को एज अ साइंस माना है। मतलब इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, उन्हें प्रूव करने के लिए, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, किसी ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। प्रिडिक्ट करना मतलब अंदाज़ा लगाना कि अगर ये इसका बिहेवियर अभी ऐसा है इस चीज़ के लिए तो आगे चल के से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरीके से प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना उसे। और सो उन सारी चीज़ों को करने के लिए साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसके अंदर साइकोलॉजी को एज अ साइंस बताया गया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर एक्सप्लेन करनी होंगी। बाकी अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। मतलब कि हम नेचुरल साइंस को इस तरीके से समझ सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर कि हम ह्यूमंस नेचुरल वर्ल्ड का पार्ट है, ठीक है। सो नेचुरल वर्ल्ड में हमें समझ सकते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट किसी भी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप हो पीपल का, ठीक है, या फिर कोई भी हो, इन्वायरमेंट किस तरीके से उसे इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करता है। तो मतलब किस तरीके से जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है नेचुरली जो कुछ भी है वो किस तरीके से किसी ह्यूमन का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस तरीके से उसकी थिंकिंग चेंज कर सकता है, थिंकिंग उस वे में जा सकती है हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट का, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से हम थिंक करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उन सब चीज़ों का, हम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सो नेचुरल साइंस में यही है, ठीक है। साइकोलॉजी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बायोलॉजिकल और फिजिक्स दोनों चीज़ों के अंदर ये मतलब इंक्लूडेड है। मतलब कि किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन का मैकेनिज्म वर्क करता है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। सो सोशल साइंस के अंदर हम समझ सकते हैं कि सिर्फ हम नेचुरल वर्ल्ड का तो पार्ट है नहीं, हम ह्यूमंस मैन मेड कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड का भी पार्ट है, जो कि जिसके अंदर सोशल लाइफ है, जिसके अंदर हमारे कल्चर आता है और डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, ठीक है,
ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। किस तरीके से ये सारी चीज़ें, जो कल्चर होता है, ह्यूमन बिहेव को इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और किस तरीके से सोशल लाइफ हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से उसका इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बिहेवियर में और हमारे थिंकिंग में, हमारे सारी चीज़ों के अंदर। मतलब कि जो हमारा एक ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, नेचुरल वर्ल्ड से, सोशल साइंस से। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके ये सारी चीज़ें समझ के। और साइकोलॉजी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत इजी भी है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसके अंदर आपको बेसिकली 5 मेन गोल दिए गए हैं साइकोलॉजी के अंदर: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल एंड लास्ट वन है एप्लीकेशन। सो सर, डिस्क्रिप्शन से मतलब है कि किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करना, उसके बिहेवियर की डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखना, उसको समझना पूरा। सबसे पहले हम किसी इंसान के बिहेवियर को समझना है तो हम उसे ऑब्जर्व करके उसकी जो चीज़ें, मतलब वो बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद उसका एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एक्सप्लेनेशन। मतलब कि बिहेवियर के पीछे जो रीज़न है, जो वो बिहेव कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है ये पता लगाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है हमारा प्रिडिक्शन। मतलब कि जो करंट सिचुएशन है उस पर्सन की, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करना, मतलब कि भविष्यवाणी समझ लो आप। प्रिडिक्ट करना मतलब अंदाज़ा लगाना कि आने वाले फ्यूचर में ये इस तरीके से इसके साथ हो सकता है, और मतलब क्या हो सकता है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या, इसको दिक्कत आ सकती है आने वाली। सो साइकोलॉजिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कंट्रोल करना। मतलब कि उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करना पॉजिटिव वे में, कि मतलब वो ठीक हो सके, वो उस तरीके से बिहेव ना करे, उसे ट्राई करना, उसे ठीक करने की, कंट्रोल करने की। देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है हमारा एप्लीकेशन का। साइकोलॉजी के अंदर एप्लीकेशन का मतलब कि साइकोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई करना उस डिसऑर्डर से, मतलब उस डिसऑर्डर को सॉल्व करने के लिए, और जो उसे प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए साइकोलॉजिकल मेथड्स को उसके ऊपर अप्लाई करना। ये गोल्स होते हैं साइकोलॉजी के अंदर 5, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो हमारा गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। मतलब मेजर स्कूल्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, आप इजी वे में समझ लो, ठीक है। तो ये हम आगे साइकोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल्स की जगह पे स्कूल्स को यूज़ करेंगे। मतलब कि प्रिंसिपल की जगह हम स्कूल्स कहेंगे प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो आप समझ जाना, अब कंफ्यूज मत होना उसके अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, मतलब स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न समझेंगे। इसके अंदर सबसे पहला दे रखा है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब ह्यूमन माइंड का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें आता है कॉन्शियसनेस। मतलब कि कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे अंदर होती है और उस चीज़ से हम अवेयर होते हैं, मतलब इंटरनली अवेयर होते हैं हम उस चीज़ से, होता है कॉन्शियसनेस, ओके। तो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं थॉट्स, हमारे विचार, और हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे इमोशंस और अदर बेसिक एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ओके। नेक्स्ट है इसके अंदर फंक्शनलिज्म। मतलब फंक्शनलिज्म का फोकस होता है माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, और बिहेवियर जैसे कि लर्निंग और मेमोरी। ये स्कूल ऑफ थॉट्स जॉन ड्यूई ने और विलियम जेम्स ने डेवलप की थी, ठीक है। इसको याद रखना, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, वरना याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट अगर आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बताई थी। तो इसका मेन जो फोकस है इसका, इस चीज़ को समझने में है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो कॉन्टीन्यूसली हमारी जो आसपास की चीज़ें हो रही होती है, इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें भी
हो रही होती है उसको अडेप्ट करता है अपने माइंड में और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन देता है, रिएक्शन देता है, जो कुछ भी है, ठीक है। उस तरीके से एग्जाम्पल आप ले लो कि मम्मी अगर हमें चाय देने आई तो चाय को देख के हम खुश होएंगे और फिर उसे ले लेंगे, ठीक है। सो मतलब इसका मतलब है उस चीज़ को हमने क्यों लिया और मतलब किस तरीके से समझा हमने उसे, हमारा जो ब्रेन है उसने फंक्शन किया कि ये चाय है और फिर हमें ये लेनी है, हमें ये भी पता है, ठीक है, तो इसलिए हमने वो चाय ली। सो इस तरीके से ब्रेन ने हमारा फंक्शन किया। सो इसी चीज़ को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने ये समझना चाहा फंक्शनलिज्म को। इसके अंदर ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसको समझने के लिए, कि स्ट्रक्चरलिज्म को समझना, फिर फंक्शनलिज्म को समझना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गैसेल्ट साइकोलॉजी। इसके अंदर मतलब गैसेल्ट की एक थ्योरी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अंदर इसकी थ्योरी ये है कि होल इज़ बेटर देन पार्ट, मतलब कि जो होल होता है मतलब किसी चीज़ का पूरा, वो बेटर होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। बाकी जो उसके पार्ट्स होते हैं उससे तो हम समझ नहीं सकते। मतलब जैसे आप एक पज़ल समझ लो, कोई पज़ल है वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है तो आप उसे समझ नहीं पाओगे कि है क्या चीज़, मतलब कि उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे अपने माइंड में, ठीक है। और जब वो पज़ल जुड़ जाती है मतलब पूरा बन जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसे समझना ईजी हो जाता है। तो गैसेल्ट की थ्योरी में मेन यही है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। सो नाउ नेक्स्ट हमारा है साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो बेसिकली साइकोडायनेमिक अप्रोच के अकॉर्डिंग इसके अंदर मेनली मैं आपको बता देती हूँ प्रॉपर से कि किसी भी पर्सन की जो जो करंट बिहेवियर होता है उसका इन्फ्लुएंस होता है उसके सबकॉन्शियसनेस से, उसके थॉट्स से, उसके एक्सपीरियंस से जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं उन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, जो उसके माइंड में पहले से स्टोर है उन सारी चीज़ों से, ठीक है। सो साइकोडायनेमिक अप्रोच यही था और बाकी मैंने डिटेल में दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, मतलब यूनिट 1 की जो वीडियो है फुल डिटेल वीडियो, तो आप उससे समझ लेना। सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना इसके अंदर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, इसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर। सो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसमें ये है कि ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है और बॉडीली फंक्शन कैसे रेगुलेट करते हैं बिहेवियर को, और कैसे हम याद कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। सो वो सारी चीज़ें बायोलॉजिकल भी रिलेटेड हैं, ठीक है। और किस तरीके से हमारा जो आईक्यू लेवल है जो हमारा आईक्यू लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग हम याद कर पाते हैं चीज़ों को, उसी से रीड कर पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो रीड भी नहीं कर पाते, याद भी नहीं कर पाते, मतलब जिनका आईक्यू लेवल जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से वो लोग उस चीज़ को कर पाते हैं, याद कर पाते हैं या फिर पढ़ पाते हैं वो सारी चीज़ें। सो बायोलॉजिकल का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस साइकोलॉजी के अंदर। जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है वो इन्फ्लुएंस होता है जेनेटिक फैक्टर्स से, जो मतलब किसी भी इंसान के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बिहेवियर को। जिस तरीके से मतलब आपके मम्मी पापा का बिहेवियर होगा, सो कुछ जेनेटिक्स की वजह से आपका भी बिहेवियर उनकी तरह होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर पर। और जैसे कि कोई ट्विंस हैं, सो उसमें भी जेनेटिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, ज़्यादातर सिमिलर होता है उनका बिहेवियर। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसके अंदर अपना टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर कैसे आया और साइकोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में। सो साइकोलॉजी इंडिया के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, जैसे कि उसके अंदर वेस्टर्न साइकोलॉजी का आना था, ठीक है। जब वेस्टर्न साइकोलॉजी इंडिया के अंदर आई थी सो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। और साइकोलॉजी को फर्स्ट टाइम कोलकाता यूनिवर्सिटी एकेडमी ने इंट्रोड्यूस कराया था 1960 में, जिसमें कि वेस्टर्न साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया गया था। और मोस्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट को
वेस्टर्न साइकोलॉजी थ्योरी से ट्रेन करा गया था उस टाइम पर। और इंडिया के अर्ली इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो थे, जैसे कि डॉक्टर एन सेनगुप्ता और गिरिधर शेखर बोस, ये सब वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी को मिक्स करके उन्होंने इन थॉट्स को इंटीग्रेट करने के बाद साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया इंडिया के अंदर, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस साइकोलॉजी के सेपरेट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुए, मतलब बिटवीन 1942 और 1960 के बीच में, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सब फील्ड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो बेसिकली साइकोलॉजी और उसके जो फैक्टर्स प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में फील्ड्स में अप्लाई होते हैं, ठीक है। जो साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट में भी अप्लाई होते हैं और टीचिंग मेथड्स में भी इनका यूज़ होता है। और जैसे कि जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। और एड्स की फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कुछ सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के, जैसे कि सोशल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, आपने फॉरेंसिक साइकोलॉजी का नाम सुना होगा, और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये मतलब ये बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनके अंदर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, अप्लाई होते हैं इन सारे सब फील्ड्स में। और इन्वायरमेंट साइकोलॉजी में भी होता है, हेल्थ साइकोलॉजी में होता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में होता है। सो ये सब फील्ड्स हैं साइकोलॉजी के। तो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 हम देख लेते हैं जल्दी से। तो यूनिट 2 है माइंड एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें समझनी हैं, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने माइंड को ऐसा कंप्यूटर मान सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से कंपेयर कर सकते हैं हम अपने माइंड को। जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है, स्टोर करता है कंप्यूटर अपने अंदर चीज़ों को और फिर उन्हें रिट्राइव भी करता है और सारी चीज़ें इनकोडिंग करता है। सो यही काम हमारा माइंड भी करता है, इनकोड करता है, स्टोर करता है और रिट्राइव करता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें कैसे करता है हम आगे देख लेते हैं, इसके अंदर परसेप्शन के अंदर समझ लेते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो परसेप्शन है, तो आप परसेप्शन को बेसिकली एक एक्सपीरियंस के टाइप में समझ लीजिए, ठीक है। और तो एक्सपीरियंस के अंदर समझ लेते हैं, परसेप्शन के अंदर समझ लेते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर वो कहाँ से मिलती है हमारे माइंड को, वो हमारे जो नर्वस सिस्टम के थ्रू जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंचती है। जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे अंदर पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे उन चीज़ों को समझ के हम फिर जो हमारे साथ प्रेजेंट में हो रहा हो एक्सटर्नली, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब उसको उस एक्सपीरियंस के बेस पर हम रिएक्ट करते हैं, उस एक्सपीरियंस के बेस पर हम बिहेव करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने पहले से एक्सपीरियंस कर रखी हो तो वो चीज़ हमें समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर परसेप्शन के अंदर मेन चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहली है हमारी बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ठीक है। ये प्रोसेसिंग क्या होती है, तो बेसिकली जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो परसेप्शन को जनरेट करने के लिए 2 टाइप के प्रोसेसिंग टास्क करता है, जिनमें से एक है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, एक है बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले बॉटम अप प्रोसेसिंग देखते हैं। बॉटम अप प्रोसेसिंग को हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ नीचे से ऊपर की ओर जाना प्रोसेसिंग, मतलब इंफॉर्मेशन हम किसी चीज़ को देखकर समझकर उसको अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को देखकर उसे सीखकर उसे अपने माइंड में स्टोर करना, मतलब कि उसको स्टार्टिंग से उस चीज़ को समझकर अपनी माइंड में स्टोर करना, उसे कहते हैं बॉटम अप, ठीक है। मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। आप इस तरीके से इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जो चीज़ नीचे है, मतलब उसे हमने उस चीज़ को अभी तक समझा नहीं है, उस चीज़ को समझ लिया तो वो ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब माइंड में पहुंच जाएगी और स्टोर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा टॉप डाउन प्रोसेसिंग है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग वो होता है जो मतलब कि जैसे समझ लीजिए आप
जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में पहले से ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ऑलरेडी है आपके माइंड में वो चीज़, और फिर उस चीज़ को आप किसी और जगह पर यूज़ करो, उस चीज़ को याद करके, रिमेंबर करके दोबारा, तो उसे टॉप डाउन कहते हैं। मतलब कि जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप एग्ज़ाम देने गए हो, एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ोगे, ठीक है, सो वो इंफॉर्मेशन अपने माइंड में आप स्टोर करोगे, जो भी चैप्टर्स हैं सारी चीज़ें वो आप अपने माइंड में स्टोर करोगे, वो इंफॉर्मेशन चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम देने बैठोगे, आप उस इंफॉर्मेशन को दोबारा याद करोगे ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सको। तो वही चीज़ होती है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। मतलब जो आपके पास आपकी माइंड में पहले से स्टोर है, उस एक्सपीरियंस को आप दोबारा यूज़ करो किसी आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए या फिर प्रेजेंट के लिए, जो भी है, जो चीज़ आपके माइंड में पहले से स्टोर है उस चीज़ का यूज़ करना। सो उस तरीके से आप उसे टॉप डाउन को इस तरीके से आप समझ सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसेल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेट ऑफ लॉज हैं जिसके अंदर मतलब 5 लॉ हैं, ठीक है, गैसेल्ट के, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ह्यूमन ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को परसीव करता है और फिर उन चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करता है, किस तरीके से समझता है उन्हें। सो अब देखते हैं गैसेल्ट के कुछ लॉ। सबसे पहला है इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता। प्रॉक्सिमिटी लॉ में क्या होता है, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास होते हैं उन्हें हम ग्रुप के रूप में मतलब देखा जाता है, उस चीज़ को एज अ ग्रुप माना जाता है। जैसे कि जो चीज़ पास में होंगी उन्हें हम एज अ ग्रुप मान लेंगे। और नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ही सिमिलैरिटी लॉ। सिमिलैरिटी में जो कॉमन फीचर्स होते हैं, कॉमन फीचर वाले जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको ग्रुप में रखा जाता है, जैसे कि कलर हो या शेप हो। और कंटिन्यूटी लॉ में है किसी ऑब्जेक्ट को देखते टाइम लाइंस को फॉलो करने की टेंडेंसी जो होती है, ठीक है, जो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है उसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर है क्लोजर लॉ। इसके अंदर है कि जो चीज़ कंप्लीट है भी नहीं, बट उसे मतलब आधा अधूरा बना हुआ है वो चीज़, लेकिन वो किसी शेप या फिर किसी ऑब्जेक्ट की तरह दिख रही है, बट हमारे माइंड को पता है कि वो जो शेप बनी हुई है वो किस ऑब्जेक्ट की हो सकती है, हमारे माइंड ने पहले एक्सपीरियंस कर रखा है। सो अगर वो आधी अधूरी भी बनी होंगी, मतलब कि कंप्लीट नहीं भी होगी, तब भी हम उस चीज़ को एज अ कंप्लीट मान के उस चीज़ को वो बोलेंगे। जैसे कि आप आधा सर्कल बनाओ और उसके बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी लाइन इरेज कर दो, सो फिर भी आप अगर उससे किसी से भी पूछोगे कि ये क्या बना हुआ है, तो उसे वो सर्कल ही बताएगा, ठीक है। सो उसे क्लोजर कहते हैं, जो पास पास में बने होते हैं उसे फिर भी कंप्लीट ही माना जाता है। और नेक्स्ट है इसके अंदर कनेक्टेडनेस लॉ। कनेक्टेडनेस लॉ में है आपका वो ऑब्जेक्ट जो लाइंस या कलर या फिर शेप से कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि ग्रुप में साथ होते हैं। तो परसेप्शन कंप्लीट हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा लर्निंग। तो बेसिकली हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस और हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को, इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। सो जो हमारी जो लर्निंग होती है ये हमारे एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड होती है। मतलब कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम या तो कोई नई चीज़ से सीखते हैं, नए एक्सपीरियंस से सीखते हैं, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं। सो लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लॉन्ग लास्टिंग, उन्हें मॉडिफाई करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के अंदर और बिहेवियर के अंदर। तो हमारी लर्निंग के अंदर दे रखा है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, इसके अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग इम्पॉर्टेंट है। सो इसको समझ लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है बेसिकली। तो इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। सो मतलब बिफोर कंडीशनिंग मतलब कि जब न्यूट्रल स्टिमुलस सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करता है, और कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स को नेचुरली प्रोड्यूस करती है। अब ये सब ऐसे आपको समझ नहीं आने वाला, सो मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल समझा देती हूँ बिफोर कंडीशनिंग का। एक एग्जांपल लेते हैं। एक डॉग है, वो खाना देखकर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता है। सेलिब्रेशन मतलब लार टपकाना। ये होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मतलब वो खाने को देखकर लार टपका रहा है, ठीक है, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर रहा है जब खाना आया उसके पास। फिर उस टाइम पर मतलब
उस टाइम पे एक विसल बजी, सबसे पहले विसल बजी, उसके बाद खाना आया। तो डॉग ने उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, वो उसने सिर्फ खाने को देखकर सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था बेल की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग। सो दोबारा विसल बजी, तब खाना आया, डॉग का तब कोई रिस्पॉन्स नहीं था विसल की तरफ, उसने खाना देखकर ही रिस्पॉन्स किया। ठीक है, सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या है, विसल बजी तो डॉग को मतलब कि ये पता चल गया था 2 बार में कि विसल बजती है तब खाना आता है। ठीक है, तो विसल जैसी बजी, डॉग ने खाना आने से पहले ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर विसल बजेगी मतलब खाना आएगा। सो जो उसने विसल की तरफ मतलब विसल सुनने के बाद जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा वो होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब एक कंडीशन बन गई उसके लिए। और इसके अंदर होते हैं एक्सक्यूशन, एक्सटेंशन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये सारे इसके की कॉन्सेप्ट होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी मेनली आप इस तरीके से एग्जांपल से समझिए कि आपने जो डॉग है, बेल बजी, बेल बजने के बाद डॉग सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा ये सोच के कि खाना आएगा, लेकिन आप खाना नहीं लेके जाते हो। लेकिन फिर दोबारा आप सेकेंड डे यही करते हो, बेल बजी लेकिन डॉग को खाना नहीं मिला। वो 2-3 दिन तक ये करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका बेल की तरफ रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद जब आप दोबारा विसल बजाओगे तो डॉग का रिस्पॉन्स उस विसल की तरफ दोबारा आएगा, क्योंकि जो हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स होता है वो हमारे अंदर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो रिस्पॉन्स करेगा, वो होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी उसे कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इसके अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली क्या होती है, ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का यूज़ करा जाता है। तो बेसिकली जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब कि अगर कोई इंसान को सीखता है तो उसके बदले अगर हम उस चीज़ को उसको रिवॉर्ड देते हैं तो उसे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ को और ज़्यादा करने की, उसे एक अलग सी स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, और दूसरी है हमारी पनिशमेंट। सो पनिशमेंट हमारे बिहेवियर को वीक करती है, मतलब हम कोई चीज़ कर नहीं पा रहे हैं तो आप उसको पनिशमेंट दो, मतलब कि कोई बच्चा कुछ लर्न नहीं कर पा रहा है तो टीचर उसे अगर पनिशमेंट दे तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट महसूस करता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इनका यूज़ होता है साइकोलॉजी के अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी। तो बेसिकली मेमोरी क्या होती है, मेमोरी वो प्रोसेस होता है जो किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने और स्टोर करने और बाद में उसी चीज़ को दोबारा से रिट्राइव करने की परमिशन देता है। मेमोरी के थ्रू हमारी लाइफ ज़्यादा अवेंडेंट हो जाती है, जैसे कि इसमें भी मोर फंडामेंटल रूप से मेमोरी लोगों को हमारे एक्सपीरियंस से सीखने और हमारे एवर चेंजिंग सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट और अडेप्ट करने में इनेबल बनाती है हमें। ठीक है, मतलब कि हमारे जो माइंड की कैपेसिटी है किसी चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग याद रखने की, वो हमारी मेमोरी होती है। ठीक है, बेसिकली तो ये एक मेंटल कैपेसिटी होती है, मेजर मेंटल कैपेसिटी, जिसको हम लैंग्वेज के थ्रू और देखने के थ्रू किसी चीज़ को हम देखते हैं, सुनते हैं और उस चीज़ की तरफ अटेंशन देते हैं, लैंग्वेज के थ्रू हम उन चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, वो मेमोरी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो अब हम कुछ टाइप देख लेते हैं मेमोरी के साइकोलॉजी के अंदर। जैसे कि सेंसरी मेमोरी है, ये जो मेमोरी है ये कुछ टाइम के लिए होती है। ठीक है, जहाँ इन्वायरमेंट से सेंसरी इंफॉर्मेशन थोड़े से पीरियड के लिए ही होती है। ठीक है, वर्किंग मेमोरी है दूसरा हमारा इसके अंदर। वर्किंग मेमोरी का यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को शॉर्ट पीरियड के लिए ये स्टोर करते हैं ये लोग, मतलब ये वर्किंग मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन डेज और कुछ मंथ्स, ईयर या फिर डिकेड होने तक स्टोर रहती है। लॉन्ग टर्म, ये 3 टाइप की ये मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी।
ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारी एक्सप्लिट मेमोरी। ये होती है कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस और कॉन्सेप्ट्स को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का रिकलेक्शन होता है ये, ठीक है। और दूसरी होती है इम्प्लिसिट मेमोरी, जो कि अनकॉन्शियसनेस स्टोरेज और रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरी होती है प्रोसीजरल मेमोरी। ये एक टाइप की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो कि पीपल को लर्न करने में और टास्क करने में इनेबल बनाती है। तो हमारी ये सारी मेमोरी के टाइप्स थे, ठीक है, जो भी हमने ये सब पढ़े हैं और हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं अपना यूनिट 3 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो इसके अंदर हम सेल्फ और पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम बेसिकली इसका पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, उसके बाद काइंड्स ऑफ सेल्फ समझेंगे, देन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और उसके बाद मेजर अप्रोच टू पर्सनैलिटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से। सो सेल्फ और पर्सनैलिटी को जनरली एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जाता है। ये मतलब हम सब जानते हैं। हाँ, अगर हमसे कोई पूछे सेल्फ के बारे में तो हम जनरली हम पर्सनैलिटी को ही सोचते हैं एज अ सेल्फ, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एक्सपीरियंस और बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स वेस और हमारे आइडियाज़ को डिनोट करते हैं। किसी मतलब कि सम एग्जांपल ले लो, किसी भी पर्सन की अपने बारे में जो थॉट्स हैं, अपने बारे में जो फीलिंग्स होती हैं, वो पर्सन के सेल्फ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और हम सब जानते हैं कि सब लोगों के डिफरेंट पैटर्न होते हैं सोचने के, बिहेव करने के, क्योंकि सबके स्पेसिफिक सिचुएशंस में अलग अलग बिहेवियर होते हैं, अलग अलग पैटर्न में लोग थिंक करते हैं और वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये सबके अपने अपने अलग अलग डिफरेंट थिंकिंग होती है, ये सबके थॉट्स होते हैं अलग अलग। सो पर्सनैलिटी बेसिकली जो हमारे खुद के बारे में हमारे विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं हम इसका। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। मतलब बेसिकली जो साइकोलॉजी में सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा आइडिया माना जाता है कि एक पर्सन फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ट्रेट्स के साथ एक कलेक्शन से बना हुआ है। और वो ये भी तरीका है जिससे कि एक पर्सन खुद को या अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को थोड़ा और डीप में समझ लेते हैं हम इसका थोड़ा सा। सो सबसे पहले इसके अंदर डेवलपमेंट देखेंगे। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है ये टाइम के साथ डेवलप होता है, जो चाइल्डहुड और एडोलसेंट के एज में शुरू हो जाता है। और जब हम यूथ में होते हैं, मतलब युवा अवस्था में होते हैं, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमें। जब लोग उस टाइम पे, जो यूथ लोग होते हैं उस टाइम पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यूथ टाइम पे जो जिसमें हमें अपनी फिजिकल पर्सनैलिटी और इंटरनली भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उस टाइम पे। तो ये सारी डेवलपमेंट होते हैं यूथ टाइम पे, हमारी एडोलसेंट टाइम पे, ठीक है। जैसे जैसे लोग की एज बढ़ती जाती है उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट मोर स्टेबल होता जाता है, ठीक है, और डिटेल में हो जाता है ये पूरा। दूसरा हम समझ लेते हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स में सेल्फ कॉन्सेप्ट में इंक्लूडेड होता है पर्सन के खुद के बारे में जो थॉट्स और फीलिंग्स है, उसकी कैपेबिलिटी और उसका बिहेवियर, ये सब उसमें इंक्लूडेड होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। कि कोई पर्सन अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में और लाइफ में क्या रोल है और उसकी हॉबीज़ किस तरह देखता है, इन सब चीज़ों को अपने बारे में किस तरीके से वो देखता है, खुद को सेल्फ को किस तरीके से देखता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर। और सोशल कॉन्सेप्ट में ये भी इंक्लूडेड है कि पीपल खुद के बारे में क्या फील करते हैं और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं और उनके सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, और उसके अंदर किस तरीके से, मतलब जो उनके सोशल रिलेशनशिप होते हैं, ये सब उनकी मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं और उनके एटीट्यूड्स को और उनके बिहेवियर को, इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें, सोशल रिलेशनशिप और
खुद के बारे में वो किस तरीके से फील करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। सो जिन लोगों को सेल्फ बिलीफ और हायर पॉजिटिव होता है उनका सेल्फ स्टीम भी हायर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड ऑफ सेल्फ। सो बेसिकली हम सेल्फ को वेरियस फॉर्म में आइडेंटिफाई और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल सेल्फ में, और सेल्फ सोशल सेल्फ में, स्पिरिचुअल सेल्फ में, रिलीजियस सेल्फ में, साइकोलॉजिकल सेल्फ में। ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको डिटेल वीडियो जो है इसकी उसके अंदर समझा रखा है, इसलिए मैं पूरा डीप में जाऊंगी, वरना और ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी। हमें अभी चैप्टर 4 भी कंप्लीट करना है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इस वजह से हम इसका ऊपर चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो बेसिकली जो वर्ड पर्सनैलिटी है ये कहाँ से आया है? ये वर्ड लैटिन से आया है, ये पर्सोना वर्ड से आया है, मतलब कि एक मास्क होता है, ठीक है, जो रोमन थिएटर्स में यूज़ करा जाता था। किसी भी मतलब कोई प्ले होता था उस टाइम पे, जो उसके अंदर जो मास्क यूज़ होता था वो पर्सोना उसे कहा जाता था। उसे पर्सोना इसलिए कहा जाता था जैसे कि कोई मैन ही किसी वुमेन का मास्क पहन के उसे वुमेन की तरह एक्टिंग करता है, मतलब कि किसी और की पर्सनैलिटी के टाइप में मतलब उसको परफॉर्म करता था, इसलिए वो पर्सोना मास्क के नाम से जाना जाता था, वो जो मास्क था। सो वहीं से आया ये वर्ड पर्सोना। पर्सोना से मतलब पर्सनैलिटी, किसी मतलब पर्सन की पर्सनैलिटी बताना, मतलब उसके बारे में बताना। तो पर्सनैलिटी में भी वेरियस फॉर्म होती हैं, जैसे कि डायनेमिक इन नेचर, ऑर्गेनाइजेशन, साइको फिजिकल सिस्टम, और यूनिक, और एडजस्टमेंट इन अ इन्वायरमेंट। सो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं, तो प्लीज़ उसमें से समझ लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं इसके अंदर, मेजर अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। मेजर अप्रोचेस पर्सनैलिटी के अंदर इसके अंदर हैं टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, और साइकोडायनेमिक अप्रोच पढ़ेंगे, लर्निंग एंड बिहेवियरल अप्रोच, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो सबसे पहला है हमारा टाइप अप्रोच। इसमें कुछ टाइप बताए गए हैं हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। ये एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने 400 BC के अराउंड ये 4 फ्लूइड्स के बारे में बताया था, जिन्हें वो ह्यूमर्स का कहते हैं, ठीक है। सो ये 4 ह्यूमर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका। सो हिप्पोक्रेट्स ने 4 फ्लूइड्स के बारे में बताया है जिन्हें ह्यूमर्स कहा जाता है। ये पहला है ब्लड, और दूसरा है ब्लैक वाइल, तीसरा है येलो वाइल, एंड जो लास्ट वन है वो है फ्लेमा। सो ये जो ब्लड है, ये ब्लड आता है हार्ट से, ब्लैक वाइल आती है स्प्लीन से, और येलो वाइल आती है लीवर से, और फ्लेमा आती है ब्रेन से। सो बेसिकली हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 4 टाइप के होते हैं कुछ पर्सनैलिटीज़, जैसे कि पहली है क्लोरिक। तो क्लोरिक के अंदर हाई होता है येलो वाइल। येलो वाइल कहाँ से आता है? लीवर से, ठीक है। सो जिनके अंदर येलो वाइल ज़्यादा होता है, जो लोग क्लोरिक होते हैं, वो मोस्टली इरिटेबल होते हैं, मतलब हॉट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। मतलब छोटी छोटी बातों पे वो इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें बहुत जल्दी, ठीक है, जिनके अंदर हाई येलो वाइल होती है। और दूसरे नंबर पे है हमारे सैंग्विन। सैंग्विन जिनके अंदर ब्लड ज़्यादा होता है, ठीक है। ये पीपल बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, हैप्पी होते हैं, मतलब खुश मिजाज टाइप के होते हैं, और चेयरफुल होते हैं, और बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं। तीसरा है हमारा फ्लेगमेटिक, जिनके अंदर फ्लेमा हाई होता है। फ्लेमा कहाँ से आता है? फ्लेमा आता है हमारा ब्रेन से। सो ये पीपल बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, स्लो होते हैं, मतलब ये लेज़ी टाइप होते हैं, जिनके अंदर ये ज़्यादा होता है फ्लेमा, ठीक है। और ये किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट शो नहीं करते बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी, बहुत ज़्यादा लेज़ी टाइप होते हैं ये। और लास्ट वन है हमारा 4th मेलनकोलिक। सो इनके अंदर ब्लैक वाइल ज़्यादा होता है। ब्लैक वाइल ज़्यादा मतलब ब्लैक वाइल कहाँ से आता है? ब्लैक वाइल आता है स्प्लेन से, ठीक है। सो ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड टाइप पीपल रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान टाइप के होते हैं लोग, ठीक है। सो ये सारे 4 ह्यूमर थे हमारे, ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के, जो कि हिप्पोक्रेट्स ने बताई थी हमें,
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एक टाइप अप्रोच विलियम शेल्डन का। इन्होंने 3 टाइप बता रखे हैं इसके अंदर। इन्होंने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग बता रखा है बिहेवियर को। पहला है इनका एंडोमोरिफिक जो लोग होते हैं वो थोड़े फैट टाइप के वो लोग होते हैं, उनकी सॉफ्ट स्किन होती है, राउंड बॉडी टाइप होती है उनकी, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार टाइप होते हैं, ठीक है, सोशलेबल नेचर के होते हैं और बहुत खुश मिजाज होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, हर सिचुएशन में रिलैक्स रहते हैं, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं मैसोमोरिफिक जो लोग होते हैं वो बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं, मतलब उनके अच्छी खासी मस्कुलर होते हैं और रेक्टेंगुलर बॉडी शेप के होते हैं और साइज के। और ये जो मैसोमोरिफिक लोग होते हैं ये बहुत एग्रेसिव टाइप के होते हैं और एडवेंचरस नेचर के होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और डोमिनेंट होते हैं बिहेवियर में, मतलब कि दादागिरी टाइप समझ लो। और लास्ट वन है हमारा एक्टोमोरिफिक लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, पतले होते हैं बहुत ज़्यादा और पेल होते हैं। पेल मतलब जैसा हल्का हल्का पीले रंग के, मतलब कि जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है जैसे उस टाइप के पेल लोग, ठीक है। और ये लोग इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मीले टाइप के होते हैं और ये लोग काफ़ी आर्टिस्टिक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्रेनी भी होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट टाइप। और इनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा बैलेंस टाइप होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ल जंग ने थ्योरी दी है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। आपने सुना होगा शायद इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाय टाइप के होते हैं और मतलब वो लोग ना दूसरों से मिलना कम पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलेबल नहीं होते हैं, वो लोग मिलनसार टाइप के नहीं होते हैं, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर दूसरों से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने तक ही रखना चाहते हैं उन सब चीज़ों को। और दूसरी तरफ अपोजिट में है उनके एक्सट्रोवर्ट, वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं उनके। ये लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, बहुत खुश मिजाज टाइप और इनको नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, नए फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और ये टॉकेटिव टाइप के होते हैं, ठीक है, और फ्रेंडली नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर करते हैं, मतलब कि बताते हैं उन लोगों को, मतलब छुपाते नहीं है लोगों से, मतलब टॉकेटिव टाइप के होते हैं लोग। नेक्स्ट हमारा है फ्रिट्ज मैन और रोशन मैन का। इन्होंने डेवलप करी है थ्योरी टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी में क्या है देख लेते हैं। टाइप ए के लोग जो होते हैं ये पर्सनैलिटी इनके अंदर लैक ऑफ पेशेंस होता है, मतलब पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं इनके अंदर। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब खुद से भी इनको एक कंपटीशन टाइप का रहता है और दूसरों से भी, ठीक है, कि हमें आगे बढ़ना है या कुछ करना है। और इनका एकदम क्लियर कट गोल होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। और इनके जो मतलब सोचने का तरीका है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है और इनके एफर्ट्स में काफ़ी फ़र्क होता है, मतलब उतने ज़्यादा एफर्ट्स ये लगाते नहीं हैं, ठीक है। और ये हमेशा ज़्यादातर अर्जेंसी में रहते हैं, मतलब अर्जेंटली सब कुछ एकदम जल्दी में रहते हैं और एकदम रिलैक्स नहीं रहते ये लोग, ठीक है। और इन लोगों को ज़्यादातर हायर हार्ट प्रॉब्लम होती है, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम होती है और स्ट्रेस प्रोन होता है, ये सारी दिक्कतें होती है टाइप ए के लोगों के लिए। और टाइप बी की पर्सनैलिटी में क्या होता है, ये लोग बिल्कुल अपोजिट होते हैं टाइप ए से। ये लोग रिलैक्स रहते हैं, ठीक है, टाइप ए के मुकाबले। ये इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को आराम से और ये स्ट्रेस कम लेते हैं, मतलब ज़्यादातर खुश रहते हैं एकदम। और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव टाइप के लोग होते हैं ये लोग, और ये बहुत ज़्यादा टॉलरेट भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि जैसे टाइप ए के लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, उस टाइप में नहीं रहते, बिल्कुल अपोजिट है, बहुत अच्छे इंजॉयबल मूड में रहते हैं लोग, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो मॉरिस ने टाइप सी और टाइप डी भी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर दिया। तो टाइप सी और टाइप डी भी देख लेते हैं हम। इसके अंदर टाइप सी के अंदर जो ये लोग होते हैं, ये लोग ज़्यादातर इन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो लोग होते हैं ये दूसरों को अपने इमोशंस बताने में मतलब बहुत ज़्यादा शर्माने टाइप होते हैं, मतलब दूसरों को बता नहीं पाते अपने प्रॉब्लम्स, और ज़्यादातर अपनी पेन को और सैडनेस को अपने अंदर ही रखते हैं, नेगेटिव वे में ले लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। और ये लोग इनके अंदर ज़्यादातर
डिसएग्रीमेंट होता है हर चीज़ के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादातर कैंसर की प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट टाइप डी है हमारा पर्सनैलिटी। ये है, ये लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम देम्स, मतलब खुद को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। हर चीज़ जो कुछ भी होगा उसे नेगेटिव वे में अपने आप को ब्लेम करेंगे और डिप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर डिप्रेशन फेस करते हैं ये लोग, टाइप सी के लोग। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच के अंदर क्या है, इसके अंदर थ्योरीज हैं। गॉर्डन एल्पोर्ट्स की ट्रेट थ्योरी है, रेमंड केटल की पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी है, आइसनेक की ट्रेट डायमेंशनल थ्योरी है, और कुछ 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं। सो हम इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर समझ लेते हैं। इनके अंदर सबसे पहले हम गॉर्डन एल्पोर्ट्स की ट्रेट थ्योरी को समझते हैं। तो ये बेसिकली एक साइंटिफिक थ्योरी है जो बताती है कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी मल्टीपल ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। इन्होंने ट्रेट्स के 3 लेवल की हायरार्की का प्रपोजल दिया है। पहला है कार्डिनल ट्रेट्स। ये रेयर ट्रेट होते हैं, मोस्ट डोमिनेंट होते हैं, मतलब कि दादागिरी टाइप, मतलब ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लोग होते हैं और ये पर्सन के बिहेवियर और आइडेंटिटी को शेप देते हैं। और ये रूलिंग पैशन के होते हैं, ठीक है। और ऑब्सेशन टाइप के लोग होते हैं, जैसे नीड फॉर फेम और मनी, मतलब जिन्हें ज़्यादातर मनी और पैसे की मतलब ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो ज़्यादातर रूल करना पसंद करते हैं। कार्डिनल ट्रेट्स जिनके अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर बताया इन्होंने सेंट्रल ट्रेट्स। ये कॉमन ट्रेट होते हैं जो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन कार्डिनल ट्रेट्स की तरह डोमिनेंट नहीं होते हैं ये लोग। और सेंट्रल ट्रेट्स के एग्जांपल में हॉनेस्टी आती है, काइंडनेस आती है और फ्रेंडली इंक्लूडेड है, ये सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। और थर्ड लेवल है इसके अंदर सेकेंडरी ट्रेट्स। ये ट्रेट्स कम इन्फ्लुएंशियल होते हैं और ये सिर्फ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ही दिखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पर्सन यूजुअली कॉन्फिडेंट होते हैं, पर कभी कभी ऐसा मोमेंट आ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने उन्हें लार्ज ग्रुप के सामने बोलना होता है, तो उस टाइम पे वो नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी ट्रेट्स में आता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम रेमंड केटल की पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी को। सो ये बेस्ड है बेसिकली ये आइडिया 16 प्राइमरी फैक्टर्स पर, जिन्हें अलग अलग डिग्री में डिस्प्ले किया जा सकता है, ठीक है। केटल का मानना था कि पर्सनैलिटी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसकी साइंटिफिक वे में स्टडी की जा सकती है और इन्हें अंडरलाइंग फैक्टर्स के बेस पर ह्यूमन बिहेवियर और क्वालिटीज़ को प्रेडिक्ट करा जा सकता है, ठीक है। जो 16 ट्रेट्स थे वो देख लेते हैं हम। 16 ट्रेट कौन कौन से थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, इसमें 16 फैक्टर्स का ये सब पर्सनैलिटी के फैक्टर हैं जो कि केटल ने डिस्क्राइब किए हैं, जैसे कि वार्मथ है, रीजनिंग है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, डोमिनेंस है, लिवलीनेस है और सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिव, और बाकी सब इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम आइसनेक के ट्रेट डायमेंशनल थ्योरी को। इनकी थ्योरी को टेम्परामेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये फोकस्ड है बायोलॉजिकल डायमेंशन से, जो कि पर्सनैलिटी पर बेस्ड है, और कैसे ये डायमेंशन इन्वायरमेंटल को और सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। इनकी 2 ओरिजिनल रिसर्च हैं डायमेंशन ऑफ टेम्परेंट की, न्यूरोटिज्म, ठीक है, और एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। इन्होंने बाद में और भी ऐड किए हैं, ठीक है, जिसे हम अबाउट 3 मेजर डायमेंशंस के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ENP बोला जाता है। E मतलब एक्स्ट्रावर्जन, N मतलब न्यूरोटिज्म, P मतलब साइकोटिज्म, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन में मोस्टली इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन को एक्सप्लेन किया गया है। ये कार्ल जंग की टाइपोलॉजी थ्योरी की तरह ही है, बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह, बस आप समझ लो कि एक्स्ट्रावर्जन को एक्सट्रोवर्ट से आप एक्सचेंज करके देख सकते हैं, मतलब नेम अलग अलग है लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है। जैसे इंट्रोवर्ट बहुत शाय होते हैं तो इंट्रोवर्जन भी उसी की तरह होते हैं, शाय टाइप के, ठीक है, कम बोलने वाले, जो ज़्यादा बोलते ना हो, दूसरों से ज़्यादा मिलते ना हो। और एक्स्ट्रावर्जन में भी वही है, जैसे एक्स्ट्रावर्ट होते हैं ना, कि जो ज़्यादा सोशलेबल होते हैं, मिलनसार होते हैं मतलब, और अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर भी करते हैं और टॉकेटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। न्यूरोटिज्म में
इमोशनल स्टेबिलिटी और न्यूरोटिज्म को एक्सप्लेन किया गया है इसमें। सो मतलब इमोशनल स्टेबल वाले लोग बहुत काम और रिलैक्स टाइप के होते हैं, और न्यूरोटिज्म वाले लोग एग्रेसिव होते हैं, और मूडी और एंजाइशियस और टची टाइप के लोग होते हैं। थर्ड वन है हमारा साइकोटिज्म। साइकोटिज्म में इन्होंने साइकोटिज्म और सोशलिबिलिटी को वर्सेस में वो करा है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, साइकोटिज्म मतलब जिनके अंदर लैक ऑफ फीलिंग्स हो, दूसरों के लिए फीलिंग्स ना हो, क्रिमिनल वाली हरकतें हो, मतलब समझ लो आप एक तरीके से। ठीक है, जो दूसरों के लिए दया भाव ना हो, ठीक है, उनके लिए दूसरों के लिए फीलिंग्स उनके अंदर बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हो, वो होते हैं साइकोटिज्म। और दूसरा है हमारा सोशलिबिलिटी, जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है, काइंडनेस पे बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा सोशलेबल होते हैं और हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, वो सोशलिबिलिटी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इसमें बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ये देख लेते हैं। ये पर्सनैलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस और कॉन्सेंट्रेशनेस और एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म। ओपननेस और ये एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिज्म ये सब तो आपको पता ही है। बाकी मैं एग्रीएबलनेस का भी बता देती हूँ। एग्रीएबलनेस वाले लोग वो होते हैं जो गुड हार्टेड पीपल होते हैं और जो किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं। जैसे आप उनसे कुछ भी पूछोगे किसी भी चीज़ के लिए, कहीं भी जाना है या कुछ खाना है, तो वो मना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इस टाइप के लोग होते हैं वो लोग। और ये बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, इसके बारे में डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना टॉपिक साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो बेसिकली ये जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है ये फ्रूड ने डेवलप की है। इसके अंदर उसने ये कॉन्सेप्ट बताया है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर इसको पर्सनैलिटी को समझने के लिए। ठीक है, सो इसके अंदर उसने कुछ साइको एनालिटिकल थ्योरीज भी बताई हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जिसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताया है, और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन किया इसके अंदर। सो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में। सो फ्रूड ने कंपेयर किया है ह्यूमन माइंड को आइसबर्ग से। आइसबर्ग, जैसे आपने आइसबर्ग देखा होगा, बर्फ़ का पहाड़, जैसे पानी के नीचे वो जितना ज़्यादा होता है, पानी के ऊपर वो थोड़ा ही दिखता है। ठीक है, उससे कई गुना ज़्यादा वो पानी के नीचे होता है। उसी तरह हमारी थिंकिंग, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अनकॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें, मतलब इंटरनली हमारी जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल हम उतना ज़्यादा पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, हमारे माइंड के अंदर कितनी ज़्यादा अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, तो हमारी स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनली बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम उसे एक्सटर्नली पता नहीं लगा पाते हैं। उसी तरह आइसबर्ग से इस तरह से कंपेयर किया है। ठीक है, बाकी और इसका डिटेल में मैंने इसको बाकी डिटेल वीडियो में समझा दिया। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में उसने 3 सेपरेट पार्ट्स में बताई है उसने, जैसे आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। और आगे इसने डिफेंस मैकेनिज्म बता रखा है, और इसके अंदर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बता रखी हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फर्स्ट 5 ईयर्स की लाइफ में जो जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट रोल्स, और जेनेटिकल्स क्या हम पे इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीज़ें उसने बता रखी हैं। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग एंड बिहेवियरल अप्रोच। तो बेसिकली बिहेवियर लर्निंग जो थ्योरी है, जिसे बिहेवियरिज्म के रूप में भी जाना जा सकता है, वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो इस बात पर फोकस करती है कि लोग इन्वायरमेंट के साथ अपनी इंटरेक्शन के थ्रू, मतलब बातचीत के थ्रू कैसे सीखते हैं। ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि ऑल बिहेवियर कंडीशनिंग के थ्रू एक्वायर्ड होता है, जो रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का एक प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग इज़ अ मोस्टली परमानेंट चेंज। जो हम कुछ भी चीज़ लर्न करते हैं वो एक परमानेंट चेंज होना चाहिए। मतलब अगर हमने कोई चीज़ लर्न करी और फिर हम उसे भूल गए तो वो भाई लर्निंग नहीं कहलाई जाएगी। लर्निंग वो मानी जाती है जो परमानेंटली वो चेंज आपके दिमाग में बैठ गया, मतलब वो स्टोर हो गया आपके दिमाग में। ठीक है, कि जैसे आप मान लो आप बचपन, मतलब जब छोटे थे तो आपको नहीं पता था कौन कौन है, मतलब ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये दादी हैं, ये चाची हैं, ये सब वगैरह।
लेकिन आप धीरे धीरे सब सीख गए, आपने लर्न करा, तो वो परमानेंट आपके दिमाग में वो चेंज बैठ गया है कि ये मेरे ये मेरे क्या लगते हैं और क्या नहीं लगते हैं, ये सब कुछ आप जान चुके हैं। वो परमानेंट चेंज जो हुआ है अपने माइंड में, उसे लर्निंग कहा जाता है उस प्रोसेस को, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, मतलब उस चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बिहेव करते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, उसके टुवर्ड्स। बिहेवियर इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है हमारा। बिहेवियर लर्निंग थ्योरी को हम मैनी एरियाज़ में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, जिनमें इंक्लूडेड होते हैं एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के अंदर जब किसी बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो उसकी मतलब हम उसे सिखाते हैं कि इस तरीके से उसे बैठना है, उस तरीके से उसे बात करनी है, ये मैनर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो वो लर्न कर लेता है, उस बिहेव को लर्न कर लेता है जो उसे सिखाया जाता है कि इस तरीके से बिहेव करना है। और पेरेंटिंग में भी और थेरेपी में ये सारी चीज़ें मतलब इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो बेसिकली ह्यूमन अप्रोच में बता रखा है कि ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि पर्सन को पार्ट्स में डिवाइड करने के बजाय पर्सन को एज अ होल देखता है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिलीव करती है कि लोग ग्रोथ करने में और चेंज करने में कैपेबल हैं और दे कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल इन लाइफ। तो आगे देखते हैं, कार्ल रोजर्स ने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बताई है। ये थ्योरी इस आइडिया पर बेस्ड है कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट से शेप लेती है, जो उसके रियल सेल्फ और उसके आइडियल सेल्फ का कॉम्बिनेशन है। रियल सेल्फ मतलब होता है जो पर्सन प्रेजेंट मतलब में होता है, ठीक है, और आइडियल सेल्फ मतलब हु द पर्सन वांट टू बी, और सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड आइडियल सेल्फ, और सेल्फ स्टीम मतलब हाउ द पर्सन फील अबाउट देम सेल्फ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर। रोजर्स बिलीव करता था कि लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ट्राई करते हैं, जो कि अपना फुल पोटेंशियल तक रीच करने और अपने फुल मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ वर्थ और आइडियल सेल्फ को ओवरलैप करने की सिचुएशन है। और वो ये भी बिलीव करता था कि लोगों की आइडियल सेल्फ टाइम के साथ चेंज होता है और ये चेंज नॉर्मल है और ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चर एंड पर्सनैलिटी। तो अभी ये समझ लेते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी में कल्चर और पर्सनैलिटी की स्टडी इस बात की एग्जामिनेशन है कि कल्चर और साइकोलॉजी फोर्सेस ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेप देने के लिए कैसे इंटरेक्ट करती हैं। हमारा जो कल्चर होता है वो कल्चर बिहेवियर और ट्रेड्स को शेप देकर पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है, ठीक है। डिफरेंट सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस के रिजल्ट और डिफरेंट टाइप के पर्सनैलिटी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अलग अलग कल्चर और प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। और सोशलाइजेशन प्रैक्टिस पर्सन के इमोशंस और थॉट्स और बिहेवियर और कल्चर वैल्यूज को पर्सनैलिटी के पैटर्न्स में शेप देती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। बेसिकली ये क्या होता है, किसी पर्सन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए उसकी पर्सनैलिटी को समझना इम्पॉर्टेंट होता है और पर्सनैलिटी को फॉर्मली एनालाइज और मेज़र करना पर्सनैलिटी असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। बेसिकली असेसमेंट से मतलब है कि कुछ सर्टेन ट्रेट्स और मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होते हैं विशेषताएं उसकी, कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर लोगों का एवोल्यूशन और डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस है ये। पर्सनैलिटी असेसमेंट के 3 मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, ठीक है, और टूल्स हैं। तो इसमें पहला है सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी, जिसके अंदर इन्वेंट्रीज मतलब लिस्ट है साइकोमेट्रिक टेस्ट और स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी टेस्ट की और पेपर पेंसिल टेस्ट की। ये सारे टेस्ट उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और उसके अंदर दूसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स उसके अंदर बताई गई हैं। ये सारी डिटेल वीडियो में मैंने बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार ऊपर से इनको थोड़ा सा समझा देती हूँ बिहेवियरल असेसमेंट मेथड को। इसके अंदर बेसिकली 3 ऐसे पर्सनैलिटीज़ बता रखी है: पर्सनैलिटी इंटरव्यू, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग स्किल्स। पर्सनैलिटी इंटरव्यूज़ में है इसमें प्रोफेशनल आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब कि जो कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं
वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जिनके आंसर उन्हें देने होते हैं। इंटरव्यू आप समझते होंगे इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है। सो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू उस पर्सन के जो माइंड का स्ट्रक्चर है, मतलब कि क्या किस तरीके से वो सोचता है, किस तरीके से उसकी क्रिएटिविटी थिंकिंग है और क्या उसकी स्किल्स हैं, वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं वो इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। उसकी डिटेल पता लगाने की कोशिश करते हैं और स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है ये। इसके अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है कि उसके बिहेव से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके का इंसान है। और इसके अंदर नेक्स्ट है रेटिंग स्केल्स, मतलब कि कॉमनली यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल सेटिंग्स में। तो हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया। नाउ हम यूनिट 4 देख लेते हैं। हमारा यूनिट 4 है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। सो इसके अंदर हम सबसे पहले इंटेलिजेंस को समझेंगे, उसके बाद इसके अंदर है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फिर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी है, की फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी, मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर समझने वाले हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस से। सो बेसिकली साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस थिंकिंग, लर्न और अडेप्ट और सॉल्व प्रॉब्लम करने की एक एबिलिटी है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यूज नॉलेज टू मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट एंड एक्टर्स को बेनिफिट देने वाले डिसीजंस लेने की एबिलिटी पे इंक्लूडेड है इनके अंदर। सो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि इसके अंदर मतलब कुछ टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ओके, और इंटेलिजेंस टेस्ट भी हैं इसके अंदर। सो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब होता है कि मतलब कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स को एक्सप्रेस करने और समझने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करने की एबिलिटी। नाउ दूसरा टाइप इसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, मतलब इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स जैसे ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना और उनमें मैनिपुलेट करने की एबिलिटी को नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। और इसके अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट कॉमनली साइकोलॉजी में किसी पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का एसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेज़र कर देते हैं और स्कोर प्रोवाइड करते हैं इन्हें। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपना थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट किसी पर्सन की कॉग्निटिव कैपेसिटी को रेफर करती है, ठीक है, क्योंकि ये एक्वायर करती है प्रोसेस, अंडरस्टैंड करना और अप्लाई करना इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्व प्रॉब्लम और रीजनिंग के लिए और अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, इसमें इन्वॉल्व है ये सब, ठीक है। और इसमें एक रेंज ऑफ मेंटल एबिलिटी और स्किल्स जो कि इंटेलिजेंस बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट के अप्रोच से इंटेलिजेंस वेरियस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। इसे समझने के लिए ना डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो हम कुछ थ्योरीज देख लेते हैं। इसके अंदर बता रखे हैं इसके अंदर कुछ थ्योरीज, जैसे कि स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने 2 फैक्टर्स के बारे में बात करी है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में बात की है उन्होंने, ठीक है। और दूसरा है इसके अंदर फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी और ट्रिआर्ची थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये सारी थ्योरी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो ये सारी थ्योरीज ना इंटेलिजेंस को समझने में काफ़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। इनसे हमें काफ़ी कुछ समझ आता है इंटेलिजेंस के बारे में, और बाकी इन सबको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और इसके अंदर हम आगे देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बेसिकली इंटेलिजेंस जो होती है वो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है, जिसे वेरियस मेथड्स और थ्योरीज के थ्रू मेज़र किया जा सकता है। जैसे जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब कि IQ कॉन्सेप्ट में कल्यूमिनेटिंग हुआ, जो एबिलिटी टेस्ट में किसी की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। मॉडर्न टेस्ट इंटेलिजेंस के मल्टीपल फैक्ट्स का पता लगाती है, ठीक है, जिसमें IQ टेस्ट जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं, मतलब उनका अनुमान लगाते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी
डिबेट्स में डाइवर्स थ्योरीज को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। मतलब कि जब साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजिस्ट डिबेट करते थे तो उसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज को प्रोड्यूस करा गया है, जैसे कि स्टेनबर्ग्स ने ट्रिलॉजी थ्योरी को और गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस को, ठीक है, जो इंटेलिजेंस के वेरियस डायमेंशन को इनकम्पोज कर दिया है। आईक्यू टेस्टिंग के बेनिफिट एकेडमिक और मेडिकल सेटिंग में सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है, मतलब स्पष्ट है, ठीक है। उनके अंदर सबसे पहले हम देख सकते हैं आईक्यू टेस्ट एकेडमिक में यूज़ होते हैं, मेडिकल सेटिंग में यूज़ होते हैं ज़्यादातर। सो जो टेस्ट होते हैं आईक्यू टेस्ट, ये किसी अदर कॉग्निटिव टेस्ट के बिना किसी भी पर्सन की कोई भी डिसऑर्डर हो, प्रॉब्लम हो, तो उसको उसकी डिफ़िकल्टी को समझा जाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, बिना आईक्यू टेस्ट के। सो ये सब चीज़ें हेल्प करती है काफ़ी ज़्यादा ये पता लगाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है किसी को भी, ये सब। सो कंक्लूज़न में ये है कि इंटेलिजेंस का मेज़रमेंट सिंगल डायमेंशन से मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, जिसमें डाइवर्स थ्योरीज और असेसमेंट मेथड्स इन्वॉल्व्ड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर करती है परसीव करना और अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना और मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को स्टेबिलिटी के थ्रू, मतलब कि एक बैलेंस बना के चलना, ठीक है, इमोशंस पे कंट्रोल करना, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर प्रिसीविंग इमोशंस, मतलब कि किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन और वोकल टोन्स और बॉडी लैंग्वेज से इमोशंस को समझना किसी दूसरे के, ठीक है। और यूजिंग इमोशंस, मतलब किसी भी डिसीज़न लेने के लिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, थिंक करने के लिए इमोशंस का भी यूज़ करा जाता है, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस होता है ये। और अंडरस्टैंडिंग इमोशंस को समझना, तो उससे सोशल रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं और किस तरीके से मैनेज करके चलना इमोशंस को, ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर इंक्लूडेड होती है, मतलब समझाई जाती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी का नेचर क्या है? बेसिकली क्रिएटिविटी का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का है और मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट है ये। और ये ज़्यादातर नई चीज़ों को जनरेट करना और वैल्यूएबल आइडियाज़ को जनरेट करना, सॉल्यूशंस निकालना नए और नए एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें, मतलब क्रिएट करना नई थिंग्स को, ठीक है, और नए वेज में, और इनोवेटिंग, इमेजिनेटिव, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं क्रिएटिविटी के नेचर में, ठीक है। क्रिएटिविटी कोई लिमिटेड डोमेन नहीं होता कि मतलब सिर्फ आर्टिस्टिक और एस्थेटिक परस्यूट तक ही हो, ये बहुत सारे डोमेन्स में भी इंक्लूडेड होता है। जैसे कि आप देख लो, साइंस में भी होता है क्रिएटिविटी का यूज़, टेक्नोलॉजी में भी होता है, बिजनेस में होता है, और जो हमारी एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम है उन सबको भी सॉल्व करने में भी क्रिएटिविटी का यूज़ होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर क्रिएटिविटी का इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जिसके और नेचर ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, जैसे कि ओरिजिनलिटी उसकी, ठीक है, वैल्यू एंड अप्रोप्रिएटनेस उसकी, कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशन, पैशन, और इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें नेचर ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर आती हैं। सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी में देखेंगे हम, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं सेवरल स्टेजेस, इसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस इंक्लूडेड होते हैं। इसके अंदर हम इनोवेटिव आइडियाज़ का जनरेशन और नई नॉवेल्स का जनरेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। सो ग्राम वेल्स ने 1926 में 4 स्टेजेस मॉडल बताए हैं, ठीक है। प्रिपरेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन और एनालाइजिंग एंड एवोल्यूशन, ये 4 स्टेज बताई हैं, ठीक है, मॉडल बताए हैं कि पहले प्रिपरेशन करनी होती है। किसी भी क्रिएटिविटी को बनाने से पहले हम उसके बारे में पहले सोचते हैं, उसके बारे में नॉलेज गैदर करते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होती है। और उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, पूरा प्रिपेयर करते हैं पहले उसे। और उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर कुछ जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, टास्क होते हैं जो, उनको कैसे सॉल्व करें, ठीक है,
उनके जो क्रिएटिविटी करने में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उन्हें सॉल्व करना, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और इसके अंदर रिसर्च दूसरा है, थर्ड इसके अंदर जो स्टेप आता है वो आता है रिसर्च और गैदर इंफॉर्मेशन। रिसर्च करना, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना, उसे बुक्स से या फिर आर्टिकल से या वेबसाइट से या किसी एक्सपर्ट से बात करके या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकलवा के ज़्यादा से ज़्यादा उस पर और ज़्यादा जाके वर्क कर सकें हम उस क्रिएटिविटी के अंदर। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप टेक्नोलॉजी में हो या फिर पेंटिंग में हो या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में क्रिएटिविटी इसमें भी है। ये सारे मेथड्स मतलब यूज़ करे जाते हैं। इसके अंदर ये 4 स्टेज मॉडल यूज़ करे जाते हैं। एनालाइज करना लास्ट में, और एवोल्यूशन जिसके ये फाइनल स्टेज होती है, जिसके अंदर हम उस क्रिएटिविटी को बनाने के बाद उसे एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई है, और लास्ट फाइनल हम उसे प्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें देख के एक्सप्लोर करते हैं उसे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर था। और बिल्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज, उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज जानना, उसकी सारी चीज़ें, थ्योरीज, उसके कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें। और स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में क्या है कि इसके अंदर आप स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप करी जाती हैं क्रिएटिविटी के अंदर। जो स्किल्स आपके कॉन्शियसनेस में मतलब आपके अंदर हैं, वो चीज़ कोई भी हो सकती है जिससे रिलेटेड आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सारी चीज़ों में मतलब काम आती है ये स्किल डेवलपमेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब इसके अंदर कुछ की फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम क्रिएटिविटी के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हाँ, उस पर वर्क कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ हों या फिर कुछ भी हो, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं। और ये वो उसके अंदर की फीचर्स हैं कुछ, जैसे कि फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलोबरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, परसिस्टेंस, ये सारी की फीचर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और उसे अच्छे से समझने के लिए, उससे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इसके अंदर पॉल टॉरेंस की कुछ टेस्ट बता रखे हैं क्रिएटिव थिंकिंग के, जिनकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं मेज़र कर सकते हैं हम अपने इसके क्रिएटिविटी को, है ना। सो इसके अंदर 2 मेथड हैं, एक है साइकोमेटिक अप्रोच, दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। सो ये 2 मेथड होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं आपको डिटेल वीडियो में। इसके अंदर बात और चीज़ें होती हैं चैलेंजिंग इन मेजरिंग क्रिएटिविटी, मतलब कि मेज़र करते टाइम जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्रिएटिविटी को, क्योंकि कुछ भी ना एग्जैक्टली कुछ डिफाइन नहीं करा गया है, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, तो कोई एक चीज़ तो बनी नहीं है जिससे हम मेज़र कर लें, तो इसलिए डिफ़िकल्टीज आती हैं क्रिएटिविटी को मेज़र करने में, जिसमें एग्जांपल डिफाइनिंग क्रिएटिविटी जो मैंने अभी बताया आपको, डिफाइन में मतलब एक कोई डिफाइन नहीं है, और रिलायंस ऑन क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है, मतलब उसमें न्यूमेरिक बहुत सारे नंबर ऑफ मेजरमेंट्स और इक्विपमेंट्स है जिनके थ्रू हम मेज़र करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, और मेजरमेंट बाइज होते हैं, ठीक है। ये सारी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मेज़र करने में क्रिएटिविटी को। सो फाइनली डन हो गए हमारे 4 चैप्टर्स, यूनिट 4 तक हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी के। सो हमारी लास्ट रिवीजन कंप्लीट हुई। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो क्लियर कर दूंगी आपको, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।